नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज सुबह 9:41 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.9 रही है। भूकंप का केंद्र भी हरिद्वार के पास ही रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर आज सुबह 9:41 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.9 है। हालांकि ये थोड़ी सी कम रही है, लेकिन भूकंप का केंद्र हरिद्वार के पास ही रहा है। भारती सकलानी इस पर हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। भारती, कितने बजे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए? 9:41। जैसा कि नीलू अभी आपने बताया, 3.9 रेक्टर स्केल पर बताया जा रहा है कि ये भूकंप की तीव्रता रही है। लेकिन सेंटर क्या था, इसको लेकर अभी पता लगाया जा रहा है कि हरिद्वार में किस सेंटर पर इसका केंद्र बिंदु रहा है। लेकिन ये है कि हल्के झटके थे, ये महसूस जो किए गए आज। तो सिर्फ हरिद्वार में, क्या उसके आसपास भी ये झटके महसूस किए गए? भारती, देखिए, हरिद्वार के आसपास रुड़की की भी अगर हम बात कर ले, वहां पर भी लोगों ने जो है ये हल्के झटके महसूस किए हैं। नीलू, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो हरिद्वार के पास भूकंप का केंद्र रहा है। हालांकि अभी तक ये पुख्ता नहीं हो पाया, लेकिन कम तीव्रता का भूकंप था और इसी वजह से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। और अब बात कोरोना की करें तो आज से राज्य में कोरोना को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइंस भी लागू हो गई है, जिसमें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती बरती जाएगी। रात के कर्फ्यू को लेकर डीएम अपने स्तर पर फैसला करेंगे। राज्य में आने वाले सभी यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक आयोजन पर सिर्फ 100 लोगों को आने की परमिशन मिली है। इसके साथ ही कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने पर 9 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। और अब बात कोरोना अपडेट्स की भी कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कोरोना के 455 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल कोविड केस 74,070 के पार पहुंच गया है। वहीं एक्टिव केस भी बढ़कर अब 5,000 के पार हो गया है। सोमवार को देहरादून में 185, नैनीताल में 57 और पिथौरागढ़ में 49 नए मामले सामने आए थे। और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान पर रोक रही। प्रशासन ने यह फैसला कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए लिया, जबकि 1.5 महीने बाद एक के बाद एक पर्व स्नानों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इसमें 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 11 फरवरी को मौनी अमावस्या, 16 फरवरी को वसंत पंचमी, 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान होना है, जबकि 11 मार्च शिवरात्रि और 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या, जबकि 14 अप्रैल को बैसाखी और 27 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा को शाही स्नान होने हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि प्रशासन को हर पर्व और त्योहार के मुताबिक तैयार रहने को कहा गया है, लेकिन फैसला हालात पर निर्भर करेगा। सीएम का कहना है कि कोरोना बड़ी चिंता है और किसी के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता। हमने प्रशासन को ये निर्देशित किया है कि कोई भी पर्व है, कोई भी त्योहार है, आप अपनी व्यवस्था करें, लेकिन निर्णय ये परिस्थितियों के हिसाब से लिया जाएगा, क्योंकि इस समय कोविड का एक बार फिर प्रभाव बढ़ा है। राज्य में भी उसका असर दिखाई दे रहा है और देश में भी उसका और पूरी दुनिया में उसका असर दिखाई दे रहा है। इसलिए हम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि हम प्रतीकात्मक रूप से अपने घर में ही माँ गंगा का स्मरण करके और हम गंगा स्नान का एक तरह से वर्चुअल आनंद ले सकते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है और इस दौरान नड्डा सरकार से लेकर पार्टी संगठन तक की नब्ज टटोलेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिसंबर से 120 दिन के देशव्यापी दौरे पर निकल रहे हैं। शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से होगी। नड्डा हरिद्वार में संतों के आशीर्वाद के साथ अपनी यात्रा शुरू करेंगे। प्राथमिकता वो राज्य है जहां चुनाव नजदीक है। नड्डा अपने इस उत्तराखंड दौरे में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, जनप्रतिनिधि, संगठन की टॉप लीडरशिप से लेकर संगठन की प्राथमिक इकाई बूथ लेवल तक के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। पहला मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ वो बैठेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, जनता की क्या अपेक्षा है,
उनको पूरा करने के लिए और कितनी ऊर्जा एनर्जी लगाई जा सकती है। उसके बाद महामंत्री संगठन अलग अलग बैठकें करेंगे, कोर कमेटी के साथ बैठक होगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नड्डा अपने दौरे के आखिरी दिन किसी एक बूथ और एक मंडल पर जाकर वहां के पार्टी वर्कर के साथ मीटिंग करेंगे। ये एक तरह से ग्राउंड जीरो पर सरकार और संगठन के कामकाज की असली समीक्षा होगी। उसके बारे में जो तमाम सारे दिशा निर्देश समय समय पर नेतृत्व की तरफ से मिलता है, क्या उसको कार्य परिणित हम बूथ लेवल पर कर रहे हैं, इस बात का फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो खुद लेंगे, फर्स्ट हैंड जानकारी वो खुद लेंगे। तो बहुत बड़ी बात है। संगठन की सबसे पहली इकाई माने जाने वाले बूथ लेवल पर बीजेपी में 21 लोगों की कार्यकारिणी होती है। प्रदेश में 11,000 बूथ हैं और बीजेपी कहती है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। इसलिए नड्डा का दौरा पार्टी, संगठन और सरकार के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। देहरादून से सुनील प्रभात, न्यूज़ 18। और अशोक कुमार ने उत्तराखंड के नए डीजीपी का पदभार ग्रहण कर लिया है। नए डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि ट्रांसफर को लेकर 9 समितियां बनाई गई है। साथ ही कहा कि उनका लक्ष्य उत्तराखंड पुलिस को देश के सबसे स्मार्ट पुलिस बनाना है। चार्ज लेने के बाद न्यूज़ 18 संवाददाता सत्येंद्र भरतवाल ने डीजीपी अशोक कुमार से खास बातचीत की। उत्तराखंड के 11वें डीजीपी के रूप में पदभार आज सीनियर आईपीएस अशोक कुमार जी ने संभाला है। सर, क्योंकि कई चीज़ें अब सामने हैं, कुंभ है, कोरोना लगातार चल रहा है, सर किस तरीके की और एक प्रायोरिटी होंगी सर जिन पे आप मेन फोकस करेंगे सर? नहीं, प्रायोरिटी हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी अच्छी पुलिस व्यवस्था देना। ऐसी पुलिस व्यवस्था जहां अपराधियों में पुलिस का खौफ हो और जहां सज्जन आदमी का, शरीफ आदमी का पुलिस सम्मान करे। ये पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है पीड़ित को न्याय दिलवाना। उसकी शिकायतें थाने चौकी पे सुनी जाएं और उनका हल निकाला जाए। तीसरी प्राथमिकता है जो रूटीन में है कि अपराध नियंत्रित हों, अपराध वर्कआउट हों, अपराधियों के पीछे पड़े पुलिस उनको कहीं चैन से रहने न दे। और ये तीसरी है। चौथी प्राथमिकता ट्रैफिक को सुधारना है, ड्रग्स पे हमें काम करना है। साइबर क्राइम एक लेटेस्ट चैलेंज है, उस पे हमें लोगों की शिकायतें दर्ज करने में मुश्किलें आ रही हैं। तो मैं जो साइबर सेल हैं जिलों के, उनको एक्टिवेट करना चाहता हूं। उनको 0 FIR की पावर दे करके वो लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा। इसी तरह से एक हमारे टारगेट में है कि हम पुलिसिंग को और ज़्यादा स्मार्ट करें। जो हमारे सिटीजन पोर्टल हैं उस पर और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज डाल सकें, जिससे कि लोगों को सुविधा हो। जैसे मैंने कहा अभी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या और मेडिको लीगल रिपोर्ट है, वो सारी की सारी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह का हम जो मैंने 9 विभिन्न कमेटियां बनाई हैं वो स्टडी कर रही हैं। विद इन नेक्स्ट 15 डेज हम उसके बेसिस पे कुछ बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ आएंगे और उनको लागू करने का प्रयास करेंगे। सर, आपने स्मार्ट पुलिसिंग की बात भी की है और एक संदेश भी पुलिस को दिया है। तो सर क्या कुछ उस संदेश में एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सर? उसमें संदेश में यही है कि मेरा पुलिस जनों के नाम आज संदेश दिया है कि हमारी पहला काम हमें समाज को अच्छी पुलिस व्यवस्था देना है, जो पारदर्शी हो, जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, जहां शरीफ आदमी का सम्मान हो। तो ये हमें करना ही करना है। जो पुलिसकर्मी ऐसा नहीं करेंगे उनके विरुद्ध फिर मुझे कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ेगा। दूसरा संदेश मैंने दिया है कि पुलिस के पास ट्रिपल पावर है। लाइक वर्दी की पावर है, फिर उनको वेपन्स भी दिए गए हैं, उनके पास कानूनी अधिकार भी हैं FIR दर्ज करने के, अरेस्ट करने की। तो ये सारी पावर उनको पीड़ितों की सहायता के लिए दिए गए हैं, अपराधियों को विरुद्ध यूज करने के लिए दिया गया है ये सब, जिससे अपराधियों में पुलिस का खौफ हो। तो इन पावर्स का, इन अधिकारों का सदुपयोग करे पुलिस। अगर कोई पुलिसकर्मी इनका दुरुपयोग करता है तो मुझे उन पर सजा देने पर मजबूर होना पड़ेगा। तीसरा मैंने संदेश दिया है कि आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो कल्याणकारी योजना है, उनका मैं पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हम हल करें। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ मैं सत्येंद्र भरतवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और प्रख्यात हिंदी कवि मंगलेश डबराल को गंभीर हालत में गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कोविड होने के चलते उनकी बीमारी और गंभीर हो गई है। बेटी अलमा डबराल ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। मंगलेश डबराल मूल रूप से टिहरी के रहने वाले हैं और साहित्य अकादमी समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किए जा चुके हैं।
और चमोली में जोशीमठ तहसील के पेंका गांव में गुलदार ने हमला कर दिया और इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रामीणों ने गुलदार को आदमखोर घोषित करने और गोली मारने की मांग की है। जब पेंका गांव निवासी गंगा सिंह राशन लेकर घर जा रहे थे, गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर गुलदार ने गंगा सिंह पर हमला कर दिया। बाद में ग्रामीणों ने वन विभाग को इस बात की सूचना दी और गुलदार को मारने की मांग की। साढ़े 9 बजे की घटना है सर। ये घर से आए थे शायद, हम लोग भी सब फील्ड में हैं। अभी यहाँ पर रिलेटिव से सूचना मिली तो हम भी तुरंत मौके पर पहुँचे हैं सर। तो हम भी तुरंत इनको मतलब मुआवजे देने की कार्रवाई सर। और देहरादून में हुई टप्पेबाजी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने लूट की बची हुई 11,000 रुपयों की रकम बरामद की है। तहसील चौक में अपराधियों ने एक महिला से 22,000 रुपए की टप्पेबाजी की। वहीं महिला ने 70,000 की टप्पेबाजी बताई, जबकि आरोपी सिर्फ 22,000 की रकम की बात कर रहे हैं। वहीं दोनों के तथ्यों में अंतर होने के चलते अब पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया। कॉन्फिडेंट थे कि ये इसमें होगा, फिर इसको लगातार वॉच कर रहे थे। इसका इन्होंने ठीक से अरेस्टिंग किया, सख्ती से पूछताछ किया। इसने कन्फेस किया है कि क्राइम इसके साथ दूसरा दीपक है, दोनों ने मिलकर किया है। दोनों की अरेस्टिंग हो गई। एक जो इसमें इशू आ रहा है कि जो महिला ने बात बताई है और जो ये बता रहे हैं, दोनों में फ़र्क है अमाउंट को लेकर के, तो उसको हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि 20-22 हज़ार रुपये के आसपास थे। हमें जो बताया थोड़ा अमाउंट ज़्यादा बताया हुआ है, तो उसमें हम पॉलीग्राफिक भी करवाएंगे। और रामनगर के नंदा लाइन स्थित केनरा बैंक के एटीएम पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने एटीएम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एटीएम को तोड़ नहीं पाए, जिसके बाद उन्होंने एक दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश की। यहां पर चौकीदार ने रंगे हाथ उन्हें पकड़ लिया। बाद में एटीएम की सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो यही शख्स इसे तोड़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। और कोटद्वार में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एसएसपी पौड़ी के निर्देश के बाद नए ट्रैफिक प्लान पर काम भी शुरू हो चुका है। शहर में पार्किंग की समस्या से छुटकारे के लिए जहां शहरों में पार्किंग की व्यवस्था की गई, तो वहीं एनएच पर नियमों का सख्ती से पालन भी कराया गया। इसके लिए एनएच के किनारे पिक्टोरियल साइन बोर्ड लगाए गए। एसएसपी पौड़ी पी रेणुका का कहना है कि ट्रैफिक की समस्या पर उनका विशेष फोकस है, साथ ही सड़क हादसे ना हो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हमने कोटद्वार में वहां पर इंस्पेक्शन किया था, जॉइंट इंस्पेक्शन। उसमें हमने 6 जगह को चिन्हित किया है। वो 6 जगह पे अभी 2 जगह पर पार्किंग का शुरू कर दिया है, बाकी उसमें कार्रवाई चल रही है। ये क्या कहते हैं, ओवर स्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइविंग, हेलमेट पहनने को लेकर जागरूक करने के लिए बोर्ड लगवाए जा रहे हैं जगह जगह, जिससे कि पब्लिक इजीली इन बोर्डों को देखकर, पिक्टोरियल बोर्ड्स हैं, देखकर जो है समझ सके कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। और नैनीताल पालिका के घरों में से कूड़ा उठाने के लिए करोड़ों का ठेका दिया गया था, लेकिन पालिका के पास ही जंगल में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। राजमहल कंपाउंड में फैले इस कूड़े से लोगों में बीमारियों का खतरा बना हुआ है। नैनी झील में जाने वाले नाले में भी कूड़ा भरा हुआ है। वहीं कुछ लोगों ने कूड़े में आग भी लगा दी है। और नैनीताल के कालाढूंगी में एक बांस का एलिवेटेड पुल बनाया गया है। ये पुल 90 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। इसे रामनगर वन डिवीजन ने बनाया है, जिसका उद्देश्य है कि रेंगने वाले जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके। अजगर, लिजर्ड समेत कई रेंगने वाले जानवरों की अक्सर सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। उन्हें बचाने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया, जिससे वे ऊपर से ही रोड को पार कर सके। कालाढूंगी रेंज में रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में, और इसका उद्देश्य ये है कि जो रोड एक्सीडेंट्स में रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप जीवों की मृत्यु हो जाती थी, उसकी दुर्घटना को कम करने के लिए ये बनाया गया है। इसमें हमारा प्रयास है कि इससे जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जैसे स्नेक्स, पाइथन, लिजर्ड, मॉनिटर लिजर्ड, ये सब स्क्विरल्स हैं, एंट ईटर है, ये सब इसको क्रॉस करें और रोड एक्सीडेंट से बच जाएं। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की मस्ती बदस्तूर जारी है। कॉर्बेट के ढिकाला रेंज से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हाथियों का कुनबा पानी में मस्ती करता हुआ देखा गया। रामगंगा नदी को पार करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं और ये वीडियो नेचर गाइड विनोद बुधानी ने अपने कैमरे में कैद किया। इस कुनबे में छोटे से लेकर बड़े हाथी मौजूद है।
वन्य जीवों पर नजर रखने वाले मानते हैं कि वन्य जीव हर मौसम में अपनी परंपरागत रास्तों में ही मूवमेंट करते हैं और इस तरह की तस्वीरें इस दौरान कैद होती है। और पिथौरागढ़ हल्द्वानी मार्ग पर दनिया में पराठे और रायते का लाजवाब स्वाद मिलता है। 1957 से दान सिंह ने पराठे की दुकान शुरू की, जिसका स्वाद आज भी लोगों को पसंद आ रहा है। पहाड़ पर अलग अलग स्थानों की अपनी अपनी प्रसिद्धि है। अल्मोड़ा जिले के दन्या कस्बे के पराठों की बात ही निराली है। दशकों से यहाँ लकड़ी के चूल्हे, घराट के पिसे आटे और देसी घी में पराठे बनते थे। समय बदलने के साथ ही लकड़ी के चूल्हे का स्थान गैस चूल्हे ने ले लिया। घराट के आटे की जगह चक्की के आटे ने ले ली, लेकिन कुछ नहीं बदला तो बस इन पराठों का स्वाद। दादाजी ने शुरू किया, यहाँ के पहाड़ी गेहूँ और पंचक्की से पिसे हुए आटे का बनता था और इसको यह पराठा स्टफ करके तीन लेयर पे बनता है। और यह जो जिस टाइम पर शुरू किया था उस टाइम पर देसी घी था। समय बदलता गया और पंचक्की का आटा उपलब्ध न होने के कारण मुझे मिल के और चक्की के आटे का पराठा फिर बनना है। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी को निकलते वक्त यात्री नाश्ते के लिए दन्या कस्बे में रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ के पराठों का स्वाद दूसरी जगहों पर नहीं मिलता। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी 15 साल से मिली पराठे यहाँ बहुत बढ़िया बनते हैं और जगह कहीं नहीं मिलते हैं ऐसे पराठे, इसलिए सवारी भी यहीं रोकने के लिए बोलते हैं, यहीं खाते हैं सवारी। यहाँ 1957 में दान सिंह ने पराठों के स्वाद की ऐसी छाप छोड़ी जिसकी दीवानगी आज भी देखने को मिलती है। यहाँ के रहने वाले तो इन पराठों का स्वाद लेते ही हैं और इधर से गुजरने वाले सभी यात्री भी, सैलानी भी इन पराठों का स्वाद लेना नहीं भूलते। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और नैनीताल शहर जितना खूबसूरत उससे ज्यादा ही आकर्षक यहाँ ब्रिटिश राज में बने भवनों का इतिहास भी है। पर्यटक इनके इतिहास को जानने आते हैं तो अब इन धरोहरों को बचाने के लिए भी जरूरत पड़ने लगी है। नैनीताल में ब्रिटिश राज के चिन्ह इन भवनों में आज भी देखे जा सकते हैं। 1884 में कुमाऊं कमिश्नर की याद में बना रैमजे अस्पताल उस दौर की कहानी आज भी कह रहा है। गॉथिक शैली में बने नैनीताल का राजभवन, चर्च, स्कूल और होटल भी सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। 150 साल से भी ज्यादा पुराने इन भवनों को साल 1841 के बाद अंग्रेजों ने बसाया था। अस्पताल, शेरवुड हाउस और सबसे पुरानी कोठी पिलग्रिम लॉज भी इतिहास के पन्नों को खोलते हैं। ब्रिटिश कंट्री बंगलो स्टाइल यानी इंग्लैंड शहर की बाहरी शैली में तैयार इन भवनों की बनावट ऐसी कि दूर दराज से आने वाले पर्यटक भी इसको जानने और समझने के लिए पहुंचते हैं। जब ये कमिश्नरी बनी यहाँ पर, तब अंग्रेज लोगों ने महसूस किया कि इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। शुरू में तो उन्होंने सोचा था हेल्थ रिजॉर्ट, फिर बाद में उन्होंने सोचा कि यहाँ पर पर्यटन जो है उसको भी लाया जा सकता है। कंजर्व भी अच्छा किया हुआ है। हम तो लंबे से आए हैं, तो बाहर से आने के बाद ये सब देखने का नज़रिया अच्छा लगता है। ऐसे ही आगे मेंटेन हो तो सही रहेगा। नैनीताल शहर में 140 हेरिटेज भवन हैं, जिनके रखरखाव की भी चिंता बढ़ने लगी है। शहर के मेट्रोपोल होटल का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है, तो रैमजे अस्पताल का हाल भी इससे जुदा नहीं। हालांकि डीएम कार्यालय और कमिश्नरी भवन के साथ निजी होटलों का रखरखाव कुछ हद तक जरूर हुआ है, लेकिन हेरिटेज एक्ट ना होने के चलते इनको बचाने की चुनौती अब भी खड़ी है। विरासत को बचाना है तो सबसे पहले हेरिटेज एक्ट लाना चाहिए। हेरिटेज एक्ट आएगा तो ये सब चीजें अपने आप बढ़ती जाएंगी और टूरिज्म सबसे पहले उसका बेनिफिशियरी होगा। ऐतिहासिक महत्व समेटे इन धरोहरों को आज बचाने की जरूरत पड़ गई है। जरूरत है तो सरकार को एक नीति तैयार करने की, ताकि इन ऐतिहासिक इमारतों को बचाया जा सके। वीरेंद्र बिस्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और सर्दियों में अल्मोड़ा जिले में बारिश नहीं हुई, जिससे किसान परेशान है। रबी की फसल बुआई नहीं हो पाई है। इसके साथ ही चारों तरफ जंगलों में आग भी लगी हुई है।
अल्मोड़ा जिले में पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई, जिससे किसानों ने रबी की फसल की बुआई नहीं की। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत भी शुरू हो चुकी है। वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि बारिश न होने और जंगलों में आग लगने की वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं। जहाँ तक जो है विंटर क्रॉप का सवाल है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो डेफिनेटली एक तो ड्राई सीजन होगा और विंटर क्रॉप भी जो है इसे सफ़र करेगी। और इसके साथ साथ में ये भी हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं लोगों में, त्वचा से संबंधित या श्वसन से संबंधित जो बीमारियां होंगी वो भी जो है बढ़ती हैं। कृषि विभाग भी इस साल बारिश नहीं होने से किसानों को नुकसान की आशंका जता रहा है। सर्दियां आ चुकी हैं, लेकिन किसान अभी तक गेहूं की बुआई नहीं कर सके। इस मौसम में अभी तक सिर्फ 3 से 4 mm तक ही बारिश हुई है, जो खेती के लिए बड़ा संकट है। अभी जो है हमारा रबी का अभियान चल रहा है और जनपद में लगभग मात्र केवल 3 से 4 mm ही बारिश हुई है। तो चूँकि यह जो सीज़न होता है वो हमारी जितनी भी रबी की फसलें हैं, गेहूं, सरसों, मसूर के लिए बारिश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इंतज़ार में हैं कि बारिश हो, और बाकी जहाँ कहीं भी जो हमारे सिंचाई के स्रोत है वहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फसलों की सिंचाई की जा सके। इस बार बारिश नहीं होने से गेहूँ की फसल अभी तक नहीं बोई गई है और पानी की दिक्कत हो रही है। चारों तरफ आग लगने से धुआं ही धुआं हो रहा है। पहाड़ के कई गांवों में खेती सिर्फ बारिश पर ही निर्भर है। अगर वक्त रहते बारिश नहीं हुई तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। जिले में लौटे कुछ प्रवासी भी खेती कर रहे थे, जिन्हें बड़ा झटका लग सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जेंटलमैन कैडेट्स के लिए म्यूजिकल बैंड कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। गाला राउंड में आर्मी बैंड की धुनों ने क्षेत्रपाल स्टेडियम में समा बांध दिया। 12 दिसंबर को होने वाले पासिंग आउट परेड से पहले कैडेट्स के लिए बैंड कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया था। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी।